हेलो बच्चों, आप लोगों ने पिछला वीडियो जो जनरल मैथ से संबंधित है उसको आपने देखा। उस वीडियो में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पुलिस भर्ती के संबंध में जो पेपर 2017 में आयोजित किया गया था उस पेपर के गणित के प्रश्नों के हल का एक अंश प्रस्तुत किया गया था। इस वीडियो में उन प्रश्नों के शेष भाग जो छूट गए थे कवर किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही गणित के ट्रिक्स और कुछ टिप्स भी कवर किए जाएंगे जो आपकी गणितीय क्षमता को, कुशलता को बढ़ाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहार गणित के बहुत अच्छे सवाल इस वीडियो में कवर किए गए हैं, क्योंकि गणितीय क्षमता लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक हिस्सा होती है। इसमें कुशलता प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी बात है ना। यदि आप अच्छे अंक पाना चाहते हो तो इसमें कुशलता हासिल करनी पड़ेगी। आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो साथ साथ कैलकुलेशन में ट्रिक्स का उपयोग करना पड़ेगा। तो हर प्रश्न के साथ कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ टिप्स हैं जो चर्चा के दौरान इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इस सवाल को लेते हैं। ठीक है, ये अगला सवाल लेते हैं। ये अपने तरह का स्पेशल सवाल है। सवाल इसलिए कि ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर सवाल पूछे तो जाते ही है। और इस सवाल का स्कोप भी बहुत बड़ा है। ये अभी 8 के बारे में बात कर रहा है, किसी भी संख्या के बारे में बात कर सकता है। तो उसका उत्तर हम कैसे देंगे, उसकी टेक्निक जानते हैं। देखो, सबसे पहले 2 को लो कि ये जो देखो 2 पे 1 घात का इकाई का अंक क्या होगा 2, 2 पे 2 घात का। अब ये इकाई का अंक है ना, इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये हो गया 4। 2 पे 3 घात तो 4 दूना 8 हो गया। 2 पे 4 घात करो तो 2 8 16 हो गया। 16 हो गया ना। इसमें 2 का गुणा करते जा रहे हैं। इकाई के अंक में हर पावर में 2 का गुणा करते जाते हो, और हम सिर्फ इकाई के अंक से इंटरेस्टेड हैं। 2 पे 5 घात का देखो, 2 6 का 12, ये रिपीट हो गया। तो 2 पे 5 घात के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ 1 से 4 तक इसका चक्र क्या है, इसका चक्र कितने का चल रहा है, 1 2 3 4, है ना। 4 के बाद रिपीट होता है, ठीक है ना। फिर वही बात देखो, 2 पर 6 घात में ये 4 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा होता जाएगा वैसे ही, यानी हर चौथे के बाद रिपीट होकर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका चक्र क्या है, इसका चक्रीय साइकिल, इसको कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर, है ना। इसका ऑर्डर ऑफ साइकिल कितना हुआ, 4 है। ठीक, उसी तरह 3 का देखो, 3 का चक्रीय ऑर्डर क्या है, 3 एकम 3, 3 पर 2 घात का 9, 3 पर 3 घात 3 27, ठीक है ना। 3 पर 4 घात 3 7 21 हो गई ना। और 3 पर 5 घात ये आ गया, फिर 3 रिपीट हो गया। जहाँ रिपीट हो गया वह चक्र फिर यही चलेंगे, 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, इस तरह। तो इसका साइक्लिक ऑर्डर 3 का क्या है, 3 का भी साइक्लिक ऑर्डर 4 ही है। ठीक है। इसी तरह हर नंबर के पावर का साइक्लिक ऑर्डर होता है। किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा, कुछ भी
इसी का भाई एक 7 ले लो। 7 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा? देखो 7 पर 1 घात, 7 एकम 7, 7 पर 2 घात, 7 सते 49, 7 पर 3 घात, 7 तरीके 21। ठीक, नहीं 7 9 63, सॉरी ये 63 हो गया ना। 7 का बस वो गुणा करते जाओ। 7, अरे हाँ ठीक तो है, 7 सते 49, ठीक है 9 आएगा, 7 9 63, 6 होगा, 7 तरीके 21 हो गया। 7 पर 4 घात 1 और 7 पर 5 घात पर क्या हुआ ये फिर 7 हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है ना, तो इसका भी साइक्लिक ऑर्डर 4 हो गया। 9 का साइक्लिक ऑर्डर 9 एकम 9, 9 पर 2 घात 1, ठीक 81 हो गया। तो इकाई अंक 1 हुआ ना। 9 पर 3 घात का देखो साइक्लिक ऑर्डर फिर 9 हो गया। इसका साइक्लिक ऑर्डर 2 है। 9 का साइक्लिक ऑर्डर क्या हुआ? 2 आ गया। ठीक है ना, तो हर संख्या का अपना कोई साइक्लिक ऑर्डर होता है। अब इस ऑर्डर को जहाँ वो संख्या रिपीट करती है उतने देर के बाद रिपीट करती है, तो सभी संख्या को इस तरह थोड़े से सैंपल ले करके इकाई का अंक निकालने के लिए उसका साइक्लिक ऑर्डर निकालते हैं। मान लो ऑर्डर निकल गया तो 8 का साइक्लिक ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि 8 का हमें निकालना है। तो 8 का साइक्लिक ऑर्डर क्या है? 8 पर 1 घात 8, 8 पर 2 घात 8 बटे 64, ठीक 8 पर 3 घात 8 चौका 32, 8 पर 4 घात 8 दूना 16, ठीक और 8 पर 5 घात। केवल इकाई के अंक की बात हो रही है भाई, है ना। इकाई के अंकों में हर पावर के बाद इसका 8 का गुणा होता जाता है। तो 8 6 48, देखो 8 रिपीट हो गया, तो इसका भी चक्रीय ऑर्डर 4 हुआ। ठीक है ना। अब जब आपने साइक्लिक ऑर्डर निकाल लिया ये, तो अब पावर को देखो। तो इसका ये जो पावर है ना, इस पावर में ये साइकिल का भाग दे दो, ऑर्डर का भाग दो। जो रिमाइंडर आएगा, यदि एक रिमाइंडर आया तो उसका पहला 8 पर 1 घात की पावर के बराबर जो रिमाइंडर आएगा उतना आएगा। यदि 2 रिमाइंडर आएगा तो 8 पर 2 घात में जो इकाई का अंक होता है उतना इकाई का अंक होगा। 8 पर 3 घात आएगा तो 3 वाले में आएगा। ठीक है। 8 पर 4 घात यदि 4 घात आया तो 8 पर 4 घात के माने 4 नहीं आएगा, 0 आएगा, है ना। यदि साइक्लिक ऑर्डर 4 है तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब 0 आएगा तो 8 पर 4 घात या 8 पर 4 घात पर जो रहेगा उस पर रहेगा, है ना। तो वो साइक्लिक ऑर्डर से भाग देने पर उसके रिमाइंडर्स आएंगे और जो भी शेष आएगा वो शेष के अनुसार 8 पर उतनी घात में जितना पावर इकाई का आता है उतना ही आएगा। और वो कितना आएगा, सरल तरीका आपने ये बता दिया। अब ये देखो 8 का साइक्लिक ऑर्डर देखो, हमने क्या लिखा, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ 8 कितना है, 4, है ना। कैसे डिटरमिन किया, ये तरीका है। किसी भी संख्या पर ही पूछ सकता है, 8 ही पर नहीं, 8 की पावर की बात कर रहा है, किसी भी संख्या की पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये आप ले लेना। अब इस 4 का पावर में भाग दो, देखो 224 है, 224 में 4 का भाग दे दिया तो देखो, तो ये हो गया 4 5 20, 20 हो गया, फिर हो गया 24, 4 6 24, पूरा कट गया, ये हो गया 0, रिमाइंडर आएगा 0। तो 0 आया तो 8 पर 4 घात में जो पावर आएगी उसको वो इकाई का अंक होगा। 8 पर 4 घात पे इकाई का अंक कितना है, 6, तो इसलिए ये 6 आएगा। यदि इसकी जगह पर 225 रहता तो कितना आता है, 225 रहता तो शेष 1 आता, शेष 1 आता तो इकाई का अंक 8 आता। ठीक। यदि पावर 226 होता है तो 2 रिमाइंडर आता है, वो 4 शेष देता है, इकाई का अंक 4 देता है, और 2 पर 27 हो जाता तो इकाई का अंक कितना देता, 2 देता, क्योंकि ये रिमाइंडर है। ये ठीक है ना। यही मामला किसी भी संख्या के साथ आप रिपीट कर सकते हो।
तो इसलिए इसका उत्तर हो गया अच्छा। ठीक है ना। हाँ, अगले बात करें। ये देखो, यह औसत का सवाल है और ये जानना चाहता है कि वास्तव में औसत की गणना करना बच्चों को आता है कि नहीं आता। देखो भाई, 3 कंपनियां हैं, UVW, इनका औसत स्टॉक 3 का इतना है। दूसरी तीन कंपनियां VXY है, उनका औसत स्टॉक कितना है। ठीक है ना। और एक कंपनी बी का औसत स्टॉक 477 है। ये बी का स्टॉक क्यों दिया मालूम है? क्योंकि भी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ठीक है ना। इसी वजह से ये दिया है और इसके भी की जरूरत पड़ेगी औसत निकालने में, इसीलिए ये यहाँ भी का मान दे दिया है। अब पूछ रहा है कि ये 5 कंपनियों का औसत बताओ। ठीक है भाई, औसत क्या होता है? औसत ये एक्स औसत जो है n का x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn सबको जोड़ लो और उसमें n का भाग दे दिया, तो ये जो आएगा वो औसत कहलाता है। जिसका मतलब n टाइम x बार इक्वल टू सिग्मा xi, सारे एक्सेज का जोड़। सिग्मा xi माने इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम सिग्मा xi लिख लिए, है ना। सिग्मा का मतलब जोड़ और xi की वैल्यू देते जाओ 1 से लेकर n तक और सारा प्लस प्लस जुड़ता गया। ठीक है ना। तो ये जो सिंबल होता है कि सिग्मा xi, तो ये i की वैल्यू देते जाओ x1 प्लस x2 बढ़ते जाओ सब प्लस से जुड़े और xn तक। ये वाला व्यंजक को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा xi। ठीक है ना। इतना भारी भरकम लिखने के, इतना ज़्यादा लिखने के बजाय हम सिंपल में लिख दे रहे हैं इतना। ठीक है ना। अब वो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इनका औसत संख्याओं का जोड़ n गुणित x एवरेज होगा ना। ये तो फॉर्मूला है, इसको कह सकते हो। तो फिर ये बताओ UVW के औसत स्टॉक का टोटल कितना होगा? 3 कंपनियां हैं, एक का औसत इतना है तो 3 गुणित इतना। तो देखो, अब UVW का जो स्टॉक है हम UVW ही मान लेते हैं, है ना। क्या है और XYZ का जो स्टॉक है XYZ ही मान लो। ऐसा मानने का फायदा है। ठीक है ना। कि जो नाम कंपनी का है वो उसका स्टॉक रहेगा और वो पहचान में भी आ जाएगा। तो देखो, तो पहला से ये वाले सेंटेंस से क्या निकला? U प्लस V प्लस W, इनको जोड़ दो तो कितना होगा? 3 है और 3 गुणित 545। ठीक, 3 गुणित 545। ठीक है। तो इसको जोड़ोगे, इसको हम गुणा कर दे तो ये होगा 1635। ठीक है ना। इतना। फिर दूसरी चीज क्या है कि VXW, V प्लस एक्स प्लस वाई, ये इक्वल टू 3 है और 3 गुणित इनका औसत कितना? 678 है। 678, इनको भी जोड़ो, गुणा किया तो कितना आएगा? ये 2034 आ गया। ठीक है ना। अब इन दोनों को सबको जोड़ दो तो क्या आया देखो, U प्लस 2V, केवल V इसमें दूना हो रहा है, बाकी सब एक आ रहा है। W प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ा तो 3669 है। कितना? 3669 है। ठीक है। अब क्या है, इनका औसत निकालना है इन 5 का। लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही है? ये V डबल है, V डबल है तो V का मान चाहिए हमें, इसीलिए इन्होंने V का मान 477 दे दिया। तो अब एक V को रोक लो और दूसरे V को इधर पक्षांतर कर दो। तो इसका मतलब U प्लस V प्लस W प्लस एक्स प्लस वाई, ये बराबर कितना हो गया?
36 69 माइनस 477, बी का मान 477 दिया है, 477 दिया है ना, ये बराबर हो गया 3192। ठीक है, लेकिन ये टर्म कितने हैं, 5 है, तो औसत कितना हो गया, औसत यू एवरेज, ये सारे लोगों का एवरेज हम यू एवरेज कर रहे हैं, औसत कितना है 3192 भागा 5, तो ये हो गया 638.4, भाग दे दो तो इतना आया, तो आंसर 638.4। ठीक है ना, ये इस तरह से सवाल लगते हैं। अच्छा, औसत का ये सवाल जो है ना बहुत ही पेचीदा होता है, ये सवाल एक तरह का पूछते हैं, है ना, हाँ, दूसरे तरह का भी सवाल पूछता है, इस पर बनता है। ये दो तरह के सवाल बनते हैं और उस सवाल को सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज पर सवाल बनते हैं। और वो जो पहला वाला सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि 39% का एक ग्रुप है जिनका एवरेज 59 है, एक नया मेंबर आ जाता है और वो 99 kg का है, ज्वाइन कर लेता है, तो ये ग्रुप का नया एवरेज क्या होगा। ठीक है ना, नया एवरेज क्या होगा, तो ये चीज निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, अब बड़ा सिंपल तरीका है। देखो, सिग्मा एक्स आई 1 से लेकर के 39 तक, 39 लोगों का ग्रुप है ना, ये कितना हो गया, 39 लोग हैं और एक का 59 है, इतना हो गया वजन। और ये नया आदमी आ गया, वो x40वां आ गया, है ना, x40वां आ गया, ठीक है ना, उसका वजन कितना है 99, तो 99 को 59 + 40 लिख दो, हो गया ना। ये तो बोल रहा है ना कि नए आगंतुक का वजन कितना है, ये हो गया 99, तो ये हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं, तो देखो सिग्मा एक्स आई 1 से लेकर के 40 तक सभी को हो गया, x1 से लेकर x40 तक सब जुड़ गया। ये बराबर कितना हो गया 59, और ये जोड़ो 59 + 39, ये हो गया 40 गुणित 59, ये हुआ कि नहीं, इसको जोड़ सकते हो, यही तो बनेगा, ये यार ऐसे जुटेगा 59 × 39 + 59, तो 59 का मन ले लो 59, तो ये बच गया 39, यहाँ बच गया 1, तो ये हो गया 40, 59 × 40, है ना। ये इस तरह लिखने का हमारा पर्पज है, +40, ये हो गया। ठीक, ये इसका सम हो गया। एवरेज कितना हो जाएगा, नंबर से भाग देना पड़ेगा, 40 लोग हैं 40 से भाग दे दो, 40 से भाग दिया तो ये हो गया, फिर 40 का भाग देगा 30 में भाग दिया तो 59 हो गया, प्लस ये 40, ये जो बढ़ा है तो उसका वजन कितना, उससे हो गया 40/40, तो ये 1 हो गया, कुल मिलकर हो गया 60। ठीक है ना, देखो ये एवरेज करने का शॉर्टकट मेथड समझो। इस मामले में क्या हुआ कि 59 किलो तो सबका एवरेज है, ठीक है ना, ये 40वां आदमी आया तो ये क्या होगा, 59 से ज़्यादा है कि इसका वजन कम, 59 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 40 किलो, ठीक है ना, ये 40 किलो रख लो जो ज़्यादा है, ठीक है ना, ये 59 किलो तो सबका एवरेज हो गया, कितना 59 किलो तो सबका एवरेज हो गया। ये जो 40 किलो बढ़ा ना, ये 40 किलो 40 लोगों में बट गया, तो 40 से भाग दे दो तो ये हो गया 1, तो सबका 1 किलो बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, ये 60 kg हो गया। ठीक है ना, इस पहले वाले का उत्तर क्या हो गया 60 kg। समझ में आई, जो बढ़ा
तो उतने को जो बढ़ा, एवरेज से जो ज़्यादा बढ़ा, ऐसे सवालों में एवरेज से जो बढ़ा उसको टोटल नंबर इस आदमी को ले करके, पहले क्या 39 था, एक 40वां और आ गया, ठीक है ना, तो वो 40 से भाग देना पड़ेगा। मतलब ये डेल्टा एक्स जो आएगा, है ना, जो डिफरेंस आएगा उसमें एन से भाग दो, तो ये जो नंबर आएगी ये नंबर एवरेज से बढ़ जाएगी। और यदि मान लो घट गया, मान लो डेल्टा एक्स निगेटिव हो गया और उसमें एन कर दिया, तो वो एवरेज से क्या होगा, उतना घट जाएगा। जैसे मान लो ये आदमी 99 किलो का ना हो करके मान लो ये 20 किलो कम हो जाता है ना, तो ये 59 से 20 किलोमीटर, 20 किलो कम होने का मतलब 39 किलो का आ जाता है। मान लो इसका वजन 39 किलो होता है, तो 59 से 20 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर हो गया, नहीं किलोमीटर नहीं, 20 kg, 20 kg इसका वजन माइनस हो गया ना एवरेज से, तो ये 20 को 40 से भाग दे दो तो आधा किलो हो गया, तो ये सबका न्यू एवरेज जो होगा 58.5 हो जाएगा, मैंने आधा किलो ये 59 से कम हो जाएगा। समझ में आई? तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कि जो आएगा एवरेज से जितना बढ़ गया या जितना घट गया, ठीक है ना, ये 40वां वाला आदमी, ये जो एक एक्स्ट्रा एडिशन है उस आदमी का वजन एवरेज से बढ़ गया, तो बड़े वाले को टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, उतना एवरेज बढ़ जाएगा, और यदि घट गया तो उससे घटा दो, ठीक है। अब अगला सवाल ये देखो, ये इसी सवाल का जो पहला सवाल हम लोगों ने लगाया उसका ठीक उल्टा है। इफ एवरेज ऑफ 40% इज 60 kg, है ना, 40% का एक ग्रुप है, उसका एवरेज 60 किलो है, ठीक है। यदि उसमें से एक आदमी छोड़ देता है, ग्रुप को छोड़ देता है, उस आदमी के छोड़ने की वजह से सबका वजन 1 किलो कम हो गया, है ना, रिड्यूसेस बाय 1 kg, 1 किलो कम हो गया, क्या हो गया, 1 किलो कम हो गया। बताओ उस नए आदमी, उस छोड़ने वाले आदमी का वजन कितना था, ठीक है भाई, इसको भी सवाल लगाओगे, कैसे लगाए, सवाल समझ में आए? तो देखो 40 लोग थे, तो इसलिए हम सिग्मा एक्स आई लिख देते हैं, और आई कहाँ से, 1 से लेकर के 40 तक होगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर 39 तक थे, एक साथ ले लिया, और इसका वजन 140 है, इतना है। ये कितना है, सबका वजन 60 किलो है, तो 40 गुणे 60 पहले था, अब ये आदमी छोड़ दिया, ठीक है ना, अब वजन 1 किलो सबका कम हो गया, तो देखो, तो ये क्या हुआ, एक्स आई सिग्मा इक्वल टू 1 किलो कम है, पहले 40 किलो नहीं 60, कितना 60 किलो का वजन था ना, तो 39 आदमी रह गए, ठीक है, और इनका 59 किलो वजन हो गया, 59 किलो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 39 गुणित 60 माइनस 1, 60 माइनस 1 ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और सुधार दो, 39 गुणित 60 माइनस 39, ठीक है। ये गणित के जारगर है, बस इससे करने का है। देखो एक्स आई क्या वैल्यू कितनी है, ये इतनी हो गई, 39 गुणित 60 माइनस 39, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने को। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, एक में से 2 घटा दो, तो ये बच गया इधर 140, है ना, इधर घटाओ भाई, देखो ये 40 माइनस 39 गुणित 60, क्यों, ये देखो ये दो नंबर घटेगा, 40 गुणित 60 माइनस 39 गुणित 60, ये सबको गुणा करने मतलब जाओ, फालतू काम पड़ेगा, और इसको माइनस 39 का ये हो गया प्लस 39 घटा, तो ये 39 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, देखो 1 किलो, ये हो गया 60 प्लस 39, तो ये हो गया 99 kg, यही आना चाहिए। वो पीछे वाले का ठीक उल्टा तरीका, लेकिन अलग।
तरीका अलग है। यदि आप ये तरीका नहीं अपनाओगे तो ये सवाल में ऐसे उलझोगे कि गणना करते रह जाओगे, दिमाग तुम्हारा चक रहेगा। ठीक है, अगला सवाल ले। ये पूछ रहा है कि देखो 60 छात्रों की एक कक्षा है, जो 2/3 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या निम्न होगी। लड़कियां बताओ। ये 5वीं कक्षा के बच्चे के सवाल लगाते हैं इसको, है ना। याद करो, तुम लोग 5वीं में ये सवाल लगाए होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, इस सवाल को लगाने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है। टोटल क्लास की संख्या 1 है, ठीक। उसमें से 2/3 लड़के हैं, तो 1 माइनस 2/3 निकल गया, तो वो लड़की रह जाएगी 1/3 भाग। ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ें मौखिक आनी चाहिए। और ये 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों का 1/3 भाग कितना हो गया? 20 हो गया। यही लड़कियाँ हो गई, ठीक है ना। ये 20 लड़के हो गए। ठीक, आगे चले। ये इसका घनमूल निकालो। ये 216 क्या है? 216 6 का क्यूब होता है। 6 क्यूब बराबर 216। कुछ नंबर्स हैं, उनके क्यूब याद करके रखना चाहिए। देखो, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा, है ना। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होगा, ठीक है। 4 का क्यूब के बाद 5 का क्यूब 125 होगी, ठीक। 6 का क्यूब होता है 216, है ना। 8 का क्यूब कितना होगा? 512। क्या 8 का क्यूब कितना होगा? 64। 8 चौका 12, 512 होगा, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होगा? 729, है ना। 8 एकम 8, 8 8 64, 729 ही हुआ, ठीक। और 10 का क्यूब जो है 1000। कम से कम इतना क्यूब तो आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। समझ में आई? अब ये देखो क्या है, ये क्या है? इसको लिखोगे कि 6 का क्यूब गुणित ये जो है 5 का क्यूब है, और उसके ऊपर 1/3 घात है। चलो, घातांक सिद्धांत का उपयोग करो। ये हो गया 6, 6 5 हो गया, ये हो गया 5, 6 5 30 हो गया, ठीक है। ये काम कर सकते हो। इसको कहते हैं a/x घात की पावर n घात, है ना। तो a/x गुणित n घात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? a की पावर 3 की पावर 1/3 घात, ऐसा था। तो हम a/3 गुणित 1/3 करते, ठीक है। और ये बच गया a, है ना। और वैसे भी 6 क्यूब का घनमूल 6 होता है, ठीक है ना। ऐसे ये पावर भी आएगा कहीं ना कहीं। इस पावर में भी वो मास्टरी हासिल करनी होगी, ठीक है ना। 6 5 30, 30 उत्तर हो गया ये। अगला सवाल है, ये देखो। क्या एक संख्या और उसका 1/3 का जोड़ 24 है। क्या कह रहा है? ये संख्या है x है, और उसका 1/3, x का 1/3 कितना हो गया? x/3। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? ये 3 एकम 3 एक 4, 4/3 x हो गया कि नहीं? बोलो, ऐसा कर पाओगे या नहीं? तो इसका दूसरा तरीका, x कॉमन ले लो। ये यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1/3। 1 और 1/3 तो जोड़ सकते हैं, तो ये 4/3 x हो गया, ठीक है ना। ये बीजगणित में ऐसा काम करने होते हैं। अब इन दोनों का जोड़ हमारे बीज के हिसाब से इतना हो गया, लेकिन एक्चुअल में संख्या कितनी है? 24 है। तो देखो, तो 4/3 x बराबर 24, ठीक। x को हल कर लो, खत्म। तो x बराबर हो गया 24 गुणित 3/4। घटाओ 3/24, नहीं 24 का कितना होगा? 4 6 का 24 ना, 6 बढ़ जाएगा, और 6 3 18, 18 संख्या कितनी है? 18। ये उत्तर हुआ 18, ठीक है। ये क्या है?
ये छोटे मोटे इक्वेशन बनाना, किसी भी गणितीय संख्या गणितीय प्रॉब्लम में हम इस इक्वेशन बना सकते हैं, समीकरण बनाओ और समीकरण हल करना होता है। और बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि समीकरण में अक्षरों की संख्या माने अज्ञात की संख्या कम से कम रखी जाए और उसका जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत सरल हो। तो कौन वाले को अज्ञात मानो, एक्स किसको माने, ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, ठीक है ना। फिर तुम्हारा सवाल बहुत आसानी से लगेगा। अगला देखो, ये सवाल, ये गुणनखंड है। गुणनखंड करने का तरीका ये तुम लोगों को आता होगा। देखो, एक्स स्क्वायर एक्चुअली क्या है गुणनखंड, जैसे दो चीज़ों का गुणा है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इन दो राशियों का गुणा करोगे तो कितना आता है। अभी गुणनखंड की बात छोड़ते हैं, इधर छोड़ो इनको अलग, इनका गुणा करेंगे तो ये तो पता होगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, कितना होगा, ये हो गया गुणा, ठीक है ना। ये इससे और इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर जो ए बी आया तो ये जो इनके जो x प्लस ए और बी आया ना, इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो ये वाला पद जाता है ना, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। अब ये जरा देखो यहाँ पे, ये माइनस आया, माइनस कैसे आएगा, तो ए और बी में से कोई एक माइनस होना चाहिए ना। एक बात इससे यही पता लग गया, जब ये टर्म माइनस है तो ए बी में से दोनों पद माइनस होने चाहिए। यदि ये प्लस हो जाए तो ए और बी दोनों या तो माइनस होंगे या दोनों एक साथ पॉजिटिव या एक साथ नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये इसका बात आ गई। क्या हमने बोला कि इफ ए बी इज पॉजिटिव, ए बी माने कांस्टेंट टर्म, इस तरह का ये नंबर दोगे ना तो गुणा होकर के चिपक जाएगा आपस में, तो पता नहीं चलेगा। इफ ए बी इज पॉजिटिव, दिस implies A, B are both are of same sign, ठीक। एक बात, अच्छा यदि ये निगेटिव हो जाए तो, यदि वो निगेटिव हो जाए तो इसका इम्प्लाइज क्या होगा, A आर बी, है ना, कोई एक, है ना, ए आर बी नहीं कहो, कि ए कहो कि वन ऑफ ए बी हैज निगेटिव साइन। क्या हुआ, निगेटिव साइन, बस ये कहानी है इसकी। तो अब एक बात तो ये, दूसरी बात, बीच वाला एक्स का जो गुणांक है वो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। तो अब इससे हमें पता लगेगा कि ए और बी का एल्जेब्रिक जोड़ है बीच वाला। तो ये क्या है, तीन जो है उनका जोड़ है। अब ये देखो 40 है, -40 के दो टुकड़े करो, ऐसे दो ऐसे फैक्टर निकालो, है ना, जिनका अंतर माने एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो उन दोनों का जोड़ 3 आ जाए, +3 आना चाहिए। बड़ा वाला जो रहेगा प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस रहेगा। तो हमने ये ले लिया, 40 का गुणा करो तो 5 बटे, तो एक हो गया 8, क्योंकि 8 और दूसरा हो गया 5, ठीक है ना। लेकिन एक को निगेटिव होना है, कौन वाला निगेटिव होगा, जो 3 का जो साइन है ना वो बताएगा कि कौन वाला, बड़ा वाला निगेटिव रहेगा, जो 3 का जो साइन रहेगा वो बड़ा वाला का साइन रहेगा। तो ये प्लस है तो ये प्लस हो गया और 5 हो गया माइनस, ठीक। इसका गुणनखंड हो गया x + 8 गुणित x - 5, ये आपका गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, बस इसको फैक्टराइज करो, दो टुकड़े करो और वो दोनों का अंतर इतना है। यदि यही पॉजिटिव होता है ना,
और ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 5 13, 13x प्लस 40 ये रहता। इसको क्या करते हैं? कुछ नहीं, वही काम किया जो ये 5 और 8 को हमने ले लिया, ऐसे गुणा कर दिया, 8 5 40, तो एक 8 हो गया और एक 5 हो गया। देखो ये दोनों की सेम साइन होनी है और दोनों का ये बताएगा। ये प्लस माइनस 13 हम 2 लिख देते हैं, तो जब 13 प्लस रहेगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया x प्लस 8 और x प्लस 5 हो गया, ठीक है। और जब ये 13 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 5। देखो यहाँ 40 का चिन्ह 50 पॉजिटिव होने पर दोनों के दोनों फैक्टर जो हैं पॉजिटिव साइन वाले हो गए या निगेटिव साइन के, एक साथ होंगे, सेम साइन के होंगे, ठीक है। और जब यहाँ देखो इस वाले मामले में क्या हुआ, ये माइनस है तो बड़ा वाला का साइन जो होगा पॉजिटिव होगा और छोटे वाले का निगेटिव होगा, ठीक है। और यदि यही सवाल ये रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 रहता, कोई बात नहीं, हम भी यही काम करते हैं इसका भी, तो x माइनस 8 हो जाता है और x प्लस 5 होता है। ऐसे ही फैक्टर बनते हैं, फैक्टराइज करने का तरीका यही है। और यदि फैक्टराइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फैक्टराइज नहीं हो। जनरली सवाल दिए जाते हैं जो फैक्टराइज हो जाएंगे, फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टराइज होता होगा, है ना। अगला सवाल देखें, ये भी एक फेमस सवाल है, बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। इस पर बहुत सवाल बनते हैं। पहले इस सवाल को लगाते हैं, क्या है भाई, ये p को हम छोड़ देते हैं, x प्लस 1/x ले लेते हैं, ठीक है। ये बराबर 8 दिया है, कह रहा है ये क्यूब वाले का बताओ, कैसे निकालोगे? क्यूब कर दो इसको, x प्लस 1/x का क्यूब कर देते हैं। क्यूब करने में इसका एक फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस b का क्यूब जो होता है कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये एक फार्मूला होता है, जानते हो। दूसरा फार्मूला इसी का भाई बंधु है, इसी को फैला दिया है, ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक। ये इतना, ये चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में, इसका कंसाइज फॉर्म में हमने लिख दिया, हमारे काम का है, तो हम ये लिखते हैं। देखो ये बन गया एक्स क्यूब, इस वाले का उपयोग करेंगे पहले वाले का, 1/x क्यूब होगा ना, प्लस 3ab करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करोगे तो 1 हो जाता है ना, ये रेसिप्रोकल होने का फायदा है। तो ab खत्म होकर के 3 रह गया और x प्लस 1/x रह गया, कुछ नहीं, आप सारी चीज़ें पता है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ये हो गया 8 क्यूब, ये बोल रहा है ना, बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस 3 गुणित 8, x प्लस 1/x 8 दिया हुआ है, तो 8 तरीके 24, ये कितना हो गया भाई, देखो इधर लाओ, 8 क्यूब माइनस 8 गुणित 3 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक। इनको क्या बताओगे, 8 बार ले लें, ये हो गया 64। ये काम करो, 8 क्यूब कितना होता है, अच्छा बड़ा होता है, छोड़ दो, हम तो फिर ऐसे ही लेते हैं, 8 64 माइनस 3, ये कितना हो गया, 61 गुणित 8, ये हुआ ना, ये कितना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हुआ। अब 61 को होता है 8 एकम 8, 8 6 48, है ना, ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आपका रिजल्ट है, ठीक। तो ये 488 आ गया। अच्छा ये सवाल तो आपने ये तो लगा लिया, इस सवाल पर कई तरह के सवाल बनते हैं,
ठीक है। अब ये जो सवाल है इस पर दूसरे तरह के सवाल बनेगा। मान लो तुमसे इसी पर पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ। दूसरा पूछा है एक्स क्यूब एक्स पर 5 घात प्लस 1/x पर 5 घात का मान बताओ। फिर ये ऐसे एक्स पर 9 प्लस 1/x पर 9 घात का मान बताओ। अब क्या बताओगे, कैसे निकालोगे? ठीक है ना। तो आपने निकाल लिया एक्स क्यूब 1/x³ ये निकाला। अब हमें इतना निकालना है एक्स क्यूब। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आप जानते हो, तो इसका क्यूब कर दो तो क्या होगा, एक्स पर 9 घात प्लस 1/x पर 9 घात हो गया, प्लस ये वही उसी तरह कट गया, तो ये 3x³ प्लस 1/x³। ठीक है ना। ये चीज़ तुमको पता है, 488 आपने निकाल ली। अब उसकी वैल्यू रखो, कैलकुलेटर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारा ये फैक्टर निकल गया। ठीक। अब ये इनकी बात करते हैं, इन लोगों की, दो की बात करो तो x प्लस 1/x है, तो इस पर 2 घात चढ़ाओ, क्या बनेगा, ये x² हुआ, 1/x² हुआ प्लस 2 हुआ, ये 8 दिया है तो 8/64 हो गया। ठीक है ना। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 8² हो गई ना। तो इसको आप लिख सकते हो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 62। ये आपका निकल गया, है ना। ये x की पावर 4 का पता लगाए तो इस पर 2 घात और बढ़ा दो, x² प्लस 1/x², x पर 2 घात और कर दें तो ये हो गया x पर 4 घात प्लस 1/x पर 4 घात प्लस 2 और रह गए, बस। तो ये हो गया 62 का स्क्वायर। इतना 62 का स्क्वायर जितना आएगा, देखो 62 का स्क्वायर यहीं कर देते हैं, तो वो 2 दूना 4 हो गया, इधर 6 6 36 हो गया, 6 दूना 12, 12 का ये 24 हो गया। ये तो 4 4 38, 30 38 44 हो गया, ये 38 44 हो गया। ठीक है। 62 का स्क्वायर जो है एक्चुअली ये एक वैदिक बैटर था इतना, तो पहले इसका कर दो, इसका कर दो, यानी 6 6 के 36 यहाँ लिख लिया, ये 4 ये लिख लिया, बीच वाला पद इनका गुणा इनका जोड़ के लिख देना है। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये 24 हो गया, इसका शेष 2 हो गया। ठीक है ना। अब इसी को ठीक ले, 4 4 रह गया, ये 4 4 रह गया, और ये 6 2 8, 38 44 हो गया। ठीक है ना। ये 2 जो है हासिल इसमें जाकर जुड़ गया। ठीक है। ये इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। स्क्वायर करने का तरीका सीधे गुणा करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये इतना हो गया, उसमें 2 घट जाएगा, तो x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात, ये हो गया, 2 निकल गया, ये 38 42, ये इतना बन गया, यानी x² 4 का x पे 4 घात, x पे 4 घात हो गया। अब हमें चाहिए था x पे 5 घात का, अब उसका क्या करें, तो देखो x³ आपने निकाल लिया, 1/x³ निकाल लिया, और पीछे निकाल लिया है x² प्लस 1/x² आपने निकाल लिया। ठीक है ना। ये निकाल चुके हो, अब इनका आपस में गुणा कर दो, तो ये बन गया, देखो x पर 5 घात, पहले वाले से शुरू करो, प्लस 1/x बच गया दूसरे वाले में, प्लस 1/x² से करो गुणा, तो ये बच गया x, और अगले वाले का हुआ 1/x पर 5 घात। ठीक है ना। इसकी वैल्यू 8 आप जानते हो, और इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है, तो ये इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, तो अभी आपने 62 निकाल लिए ना इसका, और इसका लगा लिए 488, ये गुणित 62, ये बराबर x पर 5 घात प्लस 1/x पर 5 घात, ये हो गया, और इनका जोड़ 8 आपने पहले से जानते हो। ठीक है। अब ये गुणा करो और इतना जो आएगा तो
ये हो गया। हो सकता है कि यदि ऐसा पूछेगा तो आपको कैलकुलेटर देगा या नंबर ऐसा देगा जो आसानी से गुणा हो जाता होगा। ठीक है ना, हमारे नंबर थोड़े बड़े हो गए हैं, तो ये इस पर ये दो तरह के सवाल बनते हैं। इस तरह से पूछता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ऐसे किसी न किसी रूप में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है तो याद करके रखना चाहिए, और कब किसका उपयोग करें तो वो पता होना चाहिए। अगला देखें, ये औसत निकालना। आप 10वीं कक्षा में तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो के गणित में, तो ये औसत निकालने का प्रक्रिया है। ठीक है ना, ये इन्होंने टेबल दे रखा है, कहा कि बताओ औसत क्या है। ठीक है, तो ये औसत करने के लिए हम लोग भी तरीका अपनाते हैं। देखो, सबसे पहले x लिखो, xi यहाँ रहेंगे। हमने ये 5, 15, 25, 35 इन्हें कर दिया। 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है ना, ये दिया है, इनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो है 5 है ना, 2 आया, 5 2 बार आया, बस इतनी सी बात है। ये 4 है, ये क्या है 7 है, ये 4 है, ये 3 है, और इनको सबको जोड़ोगे तो 20 होगा शायद। जोड़ लो, 20 है शायद। 4 2 6, 4 10 और 7 3 10, 20 हो गया। 20 ही है। अब क्या करें, एक काम और करो, इसमें जो बीच वाला है ना, हम इसको 0 मान ले रहे हैं। ये भारी भरकम नंबर जोड़ने के बजाय एक तरीका अपनाते हैं, ये इसको 0 मान लिया और 25 को हम मीन मान लेते हैं। ठीक है ना, माने एज्यूम मीन, ये काल्पनिक मीन है, असली मीन निकालेगा ये तो उससे घट बढ़ जाएगा, तो उसको अपन देखेंगे। तो ये क्या है, 25 है, 25 में से 15 में से 25 गया तो -10, ये -20 हो गया। हो गया ना, इधर देखो 25 घटाओ, ये +10 हो गया और ये हो गया 20 हो गया। ठीक है, बस इस तरह का वेरिएशन हो गया। अब इसको कहते हैं डेल्टा डिफरेंस, डी। क्या होगा, ये डी आई है, जो डिफरेंस है हर नंबरों से, ये एक्साई से जो एज्यूम मीन का डिफरेंस है वो ये है। एज्यूम जो कल्पित मीन है, ये 25 हमने मान लिया कि औसत है ना, उसी के सापेक्ष हम और देख रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक, अब इसके फ्रीक्वेंसी से गुणा करते जाओ, देखो कितना हो गया 20, तो ये हो गया -40, 2 × 20, और ये इसको कहते हैं एफ डी आई, एफ आई, ये भी एफ आई है, ये डी आई है ना, आई वहाँ ये पहला है, F1, F2, F3, इस तरह फ्रिक्वेंसियों का नंबर है, और ये आपने जोड़ लिया, गुणा कर लिया, तो ये हो गया -40, ये भी ठीक है, ये 0 हो गया, इनका गुणनफल ये 40 हो गया, इनका गुणनफल 60 हो गया। देखा, ये 40 से इस 40 से ये 40 कट गया, ये माइनस और +0 हो गया, खत्म। और इनको जोड़ोगे तो 60 और -40, तो ये कितना हो गया, 20 रह गया। ठीक है ना, तो अब ये आ गया सिग्मा, सबका जोड़, सिग्मा FI/DI कितना हो गया भाई, ये हो गया 20। तो ये डेल्टा कितना आएगा, जो डेल्टा x आएगा, माइनस के प्लस आया ना, वो कितना एवरेज में जो अंतर आएगा, डेल्टा 20/20 नंबर, ये फ्रीक्वेंसियों का जोड़, फ्रीक्वेंसियों का जोड़ से ये नंबर आया उसे भाग दे दो, तो ये आएगा 1, तो +1 आया। कई बार आता है ये नेगेटिव आता है, तो ये 25 में से उतना, ये कितना, ये एक्चुअली क्या है, डेल्टा x बार जो आएगा ना, वो सिग्मा FI/DI जो आएगा उसमें n टोटल नंबर से भाग जाएगा। तो ये जो है डेल्टा x बार जो आएगा, वो एज्यूम मीन जो आएगा ना, ये x बार एज्यूम है, ए एज्यूम्ड, तो x ए एज्यूम्ड प्लस डेल्टा x बार, ये असली मीन होगा। ठीक है ना, तो ये आएगा 1 किलो, 1 किलो सबको 25 बढ़ गया, तो देखो 25 प्लस ये x बार कितना हो गया, 25 + 1 हो गया, तो ये हो गया 26।
ठीक है, ये एक्चुअली नंबरों का चार घन है। जानते हो क्या है? देखो, ये x1 है, ठीक, x2 है, x3 है, ये xn नंबर है। ठीक, मान लो तुम्हारा एवरेज, एज्यूम एवरेज कितना है, x0 एवरेज आपने मान लिया। तो ये क्यों एज्यूम को हम ए क्यों नहीं मान लें? लेट एज्यूम्ड एवरेज कितना है, ए। अब इसमें से सब में से ए घटा दो, सब में से ए घटा दिया, तो ये क्या हो गया, x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए, है ना, प्लस ये कितना हो गया, x3 माइनस ए प्लस xn माइनस ए। ठीक है ना, ये क्या हो गया, n, ये सबका जोड़ x1 x2 xn का जोड़ कितना, n टाइम x एवरेज, जो एवरेज आएगा उतना होगा ना, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। तो n x एवरेज माइनस n ए इतना बनेगा ना, ये बनेगा कि नहीं? तो ये इतना बन गया। अब n से भाग दे दो, तो ये आ गया सिग्मा x i माइनस ए आई बटा n बराबर कितना हो गया, सबको जोड़ करके हमने भाग दे दिया। तो इससे भाग दे दिया आपने, तो x एवरेज हो गया माइनस ए। ठीक है, तो ये इस चीज को मान लो एक्स आई माइनस ए एवरेज को ये डेल्टा एक्स कर दो। ठीक है ना, तो एक्स एवरेज असली वाला कितना होगा, तो एक्स एवरेज बराबर ए एज्यूम जो किया प्लस डेल्टा एक्स किया, ये इससे आया। ठीक है ना, इस तरह से इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। तो ये बेसिकली ये जो आगे आपने देखा, ये कि हमने ये एज्यूम जो है 25 है ना, तो 25 को सबसे घटा दिया और घटाकर सबको जोड़ दिया, तो वही काम यहाँ भी हुआ है। और जो डेल्टा एक्स आई एफ आई डी आई होगा, तो वो घटाने के बाद आया। तो ये तरीका है, या तो ये तरीका बस समझ लो, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज निकालने का यही एक तरीका है ना, और ये आसान तरीका है। नहीं, एफ आई डी आई करके सीधे जोड़ो और उसके बाद 20 से भाग दोगे तो तुम्हारा भारी भरकम नंबर आएगा। अभी हम लोगों ने सिंपल तरीके से एक बना करके, एक बढ़ गया घट गया, है ना, उसका उपयोग करके निकाल दिया। तो ऐसे ही बनता है, ये शॉर्टकट मेथड पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ये घातांक सिद्धांत, ये किस चीज पे है, घातांक सिद्धांत, या ये पावर का जो सिद्धांत है उस पर है। देखो, पहली बात कि ए पे एन घात किसको कहते हो, ए गुणित ए गुणित ए को एन बार गुणा कर दो तो ए पे एन घात कहते हैं। ठीक है ना, गुणा गुणा तो है। अच्छा ये चीज होगी। अब और ए पर माइनस एन घात का क्या मतलब, 1/a गुणित 1/a पे एन बार गुणा कर दो एन टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, ए पे -1। 1/a को क्या बोलते हो, ए का -1 घात। ये कहानी होगी। ठीक है, तो ये तो घातांक का मतलब है। अब
इसमें घातांकों का गुणा, जैसे ए पे एम घात गुणित ए पे एन घात, ये कितना होता है? ए पे एम प्लस एन घात, है ना? इतनी होती, ठीक। अच्छा, ए पे एम की पावर एन, ए पे एम की पावर एन घात को ए पे एम एन घात कहते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं, ये रट कर रखना होगा, ठीक है ना? अच्छा, ए पे एम घात बटा ए पे एन घात को ए पर एम माइनस एन घात भी कहते हैं, हो जाएगा। तो ये बस इसी पर हमें पूरा सवाल लगाना है। अब देखो ये तुम्हारा सवाल क्या है, ए पे एक्स पर 5 घात ये दिया है, गुणित ये गुणा है ए पे 2x माइनस 1 भागा, भागा का मतलब बटा है ए पे एक्स का, ठीक है ना? इसको सरल करो, बस कुछ नहीं, ऊपर वाले घाते आपस में जोड़ दो, है ना? ए पे एम घात हो गया, ए पे एन घात हो गया, ये है ना? एम घात है, ये एन घात है, जोड़ो, कितना हो गया? ए पे एक्स प्लस 5, ठीक है ना, एक घात प्लस 2x माइनस 1, ये हो गया, ये दोनों जुड़ गए, और ये आएगा नीचे वाला है वो घट जाएगा माइनस एक्स, बस ये तुम्हारा। अब इसको भी सरल करो, कितना हो गया? जोड़ते हैं, देखो x 3x माइनस 1 तो 2 ए पर 2x हो गया, 5 का देखो 5 है और ये माइनस 1 है, तो ये हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है। ये बराबर कितना दिया है? 1, 1 का मतलब क्या है? ए पर 0 घात। ऐसा क्यों होता होगा? ए पर 0 घात 1 हो गया, यही बस सिंपल सी बात है। देखो ए बटा ए मतलब 1 पर 1 घात माइनस 1 घात, ए पर 0 घात हो गया। ए बटा 1 क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? उसी संख्या का उसी में भाग दोगे तो 1 होता है, ये सिंपल। अब क्या है? तो ये 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 2, इसको सरल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 बन जाएगा ना, माइनस 2। ये देखो तुम्हारा सवाल हो गया, ठीक है ना? ये हाई स्कूल के गणित में बच्चे लगाते हैं, और कुछ सवाल इस पर, इस तरह के सवाल आप उस किताब से लगा सकते हो। ये क्या है? एक, हाँ, यदि एक संख्या के वर्गमूल का 2 गुना 42 है तो वह संख्या बताओ। संख्या के वर्गमूल का 2 गुना, ठीक है। ये एक संख्या कितनी है? ले संख्या मान लो x है, ठीक है, संख्या हमारी x हो गई, उसका वर्गमूल हो गया √x हो गया, और वर्गमूल का 2 गुना कितना हो गया? 2x हो गया। ये कितना दिया है? 42। तो इसका पहले तो √x सॉल्व करो, भाग इधर 2 को पक्षांतर करो, √x बराबर 42 बटा 2, ठीक है ना? ये 21 हो गया। तो स्क्वायर कर दे दोनों ओर का, x स्क्वायर बराबर 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर 441 होता है, 441 वो ये चाहिए, ठीक है। अगला ये बोला है कि कोई धन है, what sum invested for 1.5 year, ठीक है, compounded half yearly at the rate of 4%, है ना, पर परसेंट अमाउंट रुपये इतना, हाफ ईयरली करता है। ये कह रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड किया जाता है, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है, ठीक है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? वो जो मिश्र धन होता है चक्रवृद्धि, मान लो मूलधन x था, ये मूलधन दिया नहीं है, मूलधन पूछ रहा है सर, है ना? तो पूछ रहा है कि
क्या पूछ रहा है? इतना, ये कितना, इतना रुपया हो जाता है ना 1.5 वर्ष बाद। 1.5 वर्ष बाद ब्याज की दर पर इतना हो जाएगी। ब्याज की दर पर इतना क्या धनराशि हो गई, अमाउंट हो गया, है ना। यदि चक्रवृद्धि छमाही लगा रहा है तो मूलधन बताओ, आधार पर लगाया जाए। निवेश की गई राशि है ना, निवेश की गई राशि अपना मान लो x है, ठीक है। तो 1 प्लस रेट इतना परसेंट ब्याज, वार्षिक ब्याज या जो भी ब्याज है ना वो लगाओ, बटा 100, रेट बटा 100 पर n का, ये अमाउंट होता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसमें? इसमें दो बातें, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये हाफ ईयरली ये कंपाउंड कर रहे हैं। दूसरी बात, जो रेट दे रहा है पर एनम दिया है। तो देखो एक साल में 4% ब्याज इसको देना है, लेकिन ये 6 महीने पर जब कंपाउंड करेगा ना तो ब्याज का रेट लगाएगा 2%, आधा कर लेगा, ठीक है ना। तो देखो x बराबर क्या हो गया, x और ये छमाही कितनी बन जाएगी, n का मान 3 हो जाएगा। कितनी छमाही हो गई, 3। तो अब वो ब्याज जो है ना छमाही लगा रहे हो, ब्याज यदि छमाही लगाओगे तो ये ब्याज का जो रेट है वो आधा कर लोगे, ठीक है। और यदि मान लो 3 महीने तिमाही लगा रहे हो तो ब्याज का रेट r/4 कर दोगे। बस इतनी सी कहानी इसमें याद रखने की जरूरत होती है। अच्छा, जितनी छमाही रहेगी उतना ही n, जितनी तिमाही रहेगी उतना ही n उसकी पावर रहेगी। तो x मान लो उसका मिश्र धन है, ठीक है ना। अब क्या है भाई, ये देखो 1 प्लस 2%, 2/100 पर कितनी 1.5 साल है ना, तो 3 छमाही बनेगी। ये अमाउंट हो गया 1/32,651, ठीक है ना भाई। तो ये कितना हो गया देखो, x 1 प्लस 0.02 पर 3 घात, ये बना ना। अब ये राशि जो है ना 0.02 बहुत ही छोटी है, तो अब ये क्या हो जाता है, ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। ये x 1 प्लस 0.06 हो गया, ये बन गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x इंटू 1.06 बराबर 132.51, ठीक। अब भाग दे लो, कितना बन गया, x बराबर कितना हो गया, 132.51। ये पूछ रहे हैं, यही ना, नहीं 651 है, 132 651, 6 भी है यहाँ, 6 भी है, 6 तो है ही, है ना, ये हमने छोड़ दिया, और 1.06। अब इसको भाग दो भाई, कितना होगा, ठीक है ना। इसको भाग दोगे तो कितना आया, हाँ इसको भाग दिया तो ये आया 125, 142। इसमें भाग दोगे तो इतना इतना हमारा आ गया। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो, तो ये गणना करोगे तो इसे भाग दे करके कुछ तो निकाल सकते हैं, 3 बार में निकलेगा। तो ये इतना बना। वैसे क्यूब कर को और पूरे बारीकी से लगाओगे तो तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये इतना हो गया। और ये कब करना है, जब ये फ्रैक्शन है ना 10% के नीचे रहे, 5%, 10% के नीचे रहेगा इकाई में, तो तब ये सिस्टम लगा रहा है, ये घात का इसमें गुणा कर पाओगे, ठीक है ना। और जब ये जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, तो तब नहीं कर पाओगे। 10 से ऊपर हुआ तो फिर तो तुम्हारे बस, तब तो फिर वो गुणा करना पड़ेगा, ये बहुत तेज़ी से भागेगा, ठीक है ना।
तो ये 125 इसका उत्तर हुआ। ठीक है, लेकिन जनरली ब्याज ऐसे ही देते हैं, ये बहुत छोटी राशि देते हैं, तो उसमें आप जो घात रहता है उससे गुणा कर सकते हो। अगला सवाल है, ये अनुपात का सवाल आ गया। अनुपात और क्या पूछ रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड है ना 4:5 के अनुपात में है, तो उनका परिमाप इतना है, तो भुजाएं कितनी है? कोई बात नहीं, देखो 4:5 के अनुपात में है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज माने आयत जैसा, आयत ही नहीं होगा, वो थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है, ऐसे ये ऐसा हो गया, लेकिन कोई परिमाप के मामले में बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या बोल रहा है ये 4:5 के अनुपात में है ना, तो चौड़ाई 4x मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी, लंबाई 5x हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिमाप बताओ कितना हो गया, जोड़ो। तो ये भी सामने वाला भी 5x हो गया, ये भी 4x हो गया। ठीक है, अब ये जोड़ दो पूरा परिमाप माने 4 भुजाओं को जोड़, तो ये हो गया परिमाप। इसको पेरीमीटर कहते हैं ना, क्या है पेरीमीटर, 180 है। तो जोड़ दो भाई, इनको जोड़े तो ये हो गया 5x + 4x + 5x + 4x, कितना हो गया, 5 4 9 18x हो गया। और ये परिमाप बता रहा है 180 है ना, ये बता रहे हैं कि 180 सेंटीमीटर है, तो 18x बराबर 180 है ना। x बराबर कितना हो गया, 10। x बराबर 10, तो परिमाप की भुजा, ये भुजाएं क्या होगी, एक होगा 40x, एक होगा 5x, तो 4x कितना हो गया, 40 हो गया, और 5x कितना हो गया, 50x हो गया। ठीक है ना, 40x नहीं मैंने 4 × x है, तो x 10 आ गया, तो ये 40 और ये हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही उत्तर आएगा, आया होगा कोई है? 40 50 नहीं है, कहाँ है, ये पहला ही वाला है। अगला सवाल है ये, रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस है, वो डायगोनल आर दिस, ये दिया है डायगोनल, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा, ये चाहिए। देखो समचतुर्भुज जो होता है ना, समचतुर्भुज का मतलब जिसकी, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, इनके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। कितना, 90 डिग्री पर काटते हैं, ये इनकी खासियत है। ठीक, समांतर चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज होता है ना, तो ये इसका एक डायगोनल D1 है, दूसरा डायगोनल D2 है। ठीक है ना, तो इनका एरिया देखो, सबके समान एरिया तो है, ये एरिया इसके बराबर, ये एरिया साबित कर सकते हो। देखो इसके, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, देखो एरिया Δ1 पहला एक ट्रायंगल का, तो देखो D1/2 × D2/2 है ना, ये लंब इतना और 1/8, तो आधा D1/4 ये होगा ना, एक छोटे वाले इस ट्रायंगल का एरिया इतना हो गया। ठीक है, अब ये चारों ट्रायंगल का एरिया समांतर चतुर्भुज का एरिया हो गया, तो एरिया डेल्टा जो है असली एरिया वो 4 टाइम Δ1 हो गया। ठीक है ना, तो आधा D1/2, ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला समचतुर्भुज के बारे में बता दिया, लेकिन किसी भी समांतर चतुर्भुज का भी, किसी समांतर चतुर्भुज में भी ये बात लागू है ना। ये यदि एक डायगोनल D1 है तो दूसरा डायगोनल D2 है, तो डेल्टा बराबर होता है कितना, तो उसका एरिया, पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया D1/2
बाई 2। ये क्या है? फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, इक्वल टू d1 इंटू d2/2। ये फार्मूला ही है। यदि d1 डायगोनल दिए हो तो, और यदि मान लो डायगोनल नहीं दिया है और साइड दिया है तो इनको वो देना पड़ेगा। एक भुजा ए देनी होगी, बी देनी होगी, और उनके बीच का कोण देना पड़ेगा थीटा, तब जा कर के ये निकाल पाएंगे, है ना। नहीं, समांतर चतुर्भुज का बेस और उसका परपेंडिकुलर भी देना पड़ेगा, तो इनका गुणनफल एरिया होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? बेस इंटू परपेंडिकुलर, बस ये समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है। और d1 d2 तो एक फॉर्मूला ही है, ये तुम्हारा ये सम चतुर्भुज के बारे लिए हमने डिराइव कर दिया यहाँ पर, लेकिन ये तो उसके लिए भी है। तो अब ये देखो, ये 18 और 12 दिया, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया? आधा 18 गुणित 12। देखो 2 से 12 कटा 6 हुआ, 18 6 की 108। ये बना, ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। 108 के आया होगा ये, ठीक है ना। ये इसका एरिया निकलता है। अब क्या चाहिए भाई? ये पूछ रहा है। ये क्यूबॉइड है, क्या है? ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, का अनुपात इतना है। देन व्हाट विल बी इट्स लेटरल साइड? ये क्या है? उसका वॉल्यूम जो दिया है 48 दिया है, वॉल्यूम 48 दिया है, तो साइड कितनी होगी ये पता लगाना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है कि उसका लेटरल सरफेस कितना होगा। साइड माने वर्टिकल भुजाएं, है ना, उसका साइड वाली जो भुजाएं हैं वो कितनी होगी। तो देखो ये ऐसे हालत है, ये ऊंचा है, ठीक, और इनको ये मिला दिया, ये क्यूबॉइड बनी, ठीक है ना, क्यूबॉइड। तो अब ये क्या है? देखो लंबाई, तो ये अनुपात जहाँ भी होता है हम x मान लेते हैं, तो ये एक 3x लंबाई हो गई, लंबाई l, चौड़ाई ब्रेथ कहते हैं ना, चौड़ाई 2x हो गई, और हाइट हो गई इसकी x हो गई, ठीक है ना, इतना दिया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आयतन गुणा कर दो तीनों को, तो ये आयतन हो गया 6x³ हो गया। ये दिया हुआ है, v दिया हुआ है कितना? 48 दिया है, ठीक है ना। तो देखो 6x³ बराबर 6 गुणित 8, ये 48 है, 6 से 6 कटा, x³ कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। तो x बराबर कितना हो गया? 2, ठीक, ये हो गया। ऐसा देगा तो वो जो संख्या होगी कटने के बाद x³ एक नंबर आएगी बढ़िया से, जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आ गया, जैसे कि 8 आ गया ना, 8 का क्यूब 2 आया, ठीक है। तो अब लंबाई चौड़ाई बता दो कितना हो गया? 3x कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया बोलो? 4 हो गया। ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखो ये लेटरल भुजाएं केवल इतनी ही होती है, ये जो दीवारें हैं ना, केवल दीवारों का वो सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है ना, दीवार। तो देखो ये कितना है? लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है ये कितनी है? 3 मीटर, नहीं, चौड़ाई 4 मीटर है, ये बोल रहा है ना, अभी आ गया ये। तो ये हो गया। तो ये बेस को और टॉप को छोड़ दो, इसका जो एरिया है ना, ये नीचे वाला एरिया छोड़ दो और वो सीलिंग वाला एरिया छोड़ दो, ठीक है ना, ऊपर का टॉप का, ये जो साइड वॉल है उसका एरिया चाहिए। तो देखो कितना है कि ये 2 मीटर ऊंची है, ठीक है ना, और ये 6 मीटर ये है, 6 मीटर हर दीवारों का जोड़ लो, तो 4 खड़ी दीवारें हैं उनका,
तो या तो परिमाप निकाल लो, इसका परिमाप कितना हो गया बेस का, इसका 6 4 10, ये 20 हो गया, पूरी परिमाप कितना हो गई 20 है। तो वो क्या परिमाप को हम फैला दें तो ये हो गया 20 मीटर, और इसकी दीवारें जो है 2 मीटर ऊंची है, तो 20 और ये हो गया इतना। तो दीवारों की जो क्षेत्रफल होगा 20 × 2 हो गया, ठीक है ना। और ये लंबाई क्या है, परिमाप है। देखो 6 4 10, ये भी 6 4 10 ऐसा हो गया ना, तो 20 मीटर। तो एरिया कितना हो गया 20 × 2 बराबर 40 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दिया है इतना 40 हो गया इसका उत्तर, ये हो गया, ठीक है ना। ये नहीं तो एक माचिस का डिब्बी ले लो और उसको इमेजिन कर लो कि साइड वाल कितना होगा, परिमाप कितना होगा, ऊंचाई कितनी होगी, और इससे ये क्यूबाइड का मतलब समझ लो। ये ऐसा आएगा, ऐसे ही सवाल आते रहते हैं। इसका पूरा पूछेगा कि पृष्ठ एरिया बताओ, या कभी कभी ये पूछेगा, ऐसे कई तरह से डायगोनल की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। तो इसका डायगोनल कितना होगा, देखो डायगोनल भी आसानी से लगता है। जो डायगोनल एक कोने से दूसरा कोना सामने वाला जोड़ दो, तो डायगोनल होता है d² बराबर a² प्लस l² प्लस b² प्लस हाइट स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना। इससे बनता है। आगे देखो ये क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द 2 सर्किल्स, एरिया सर्किल का मान लो एक रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, एरिया क्या होगा, ये 1 नंबर का सर्किल 2 नंबर का सर्किल, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया πr1², इसका होगा πr2², ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि इनका एरिया क्या है, इनका एरिया का अनुपात, ये πr1² 49 है और इसका 81 है, अनुपात 81 है। तो r का अनुपात क्या होगा, तो इनका रूट ले लो, तो r1 है ना, ये इसका संबंध ले लो, तो r1 संबंध है r2 निकालना है, तो ये बराबर कितना हो गया, इनका रूट ले लो नीचे वाले का, तो ये हो गया 7, 49 का रूट 7 हो गया वर्गमूल, और ये हो गया 81 का वर्गमूल 9 हो गया, ठीक है ना, 7 और 9। तो r1 r2 का अनुपात कितना हो गया 7 9 होगा ना। r1² पाई से पाई कट गया, r1² और r2² का अनुपात 49 और 81 है, ठीक है ना। तो उनके रूट का अनुपात मैंने r1 r2 का अनुपात 7 और 9 हो गया, ठीक है। तो उसकी परिधि का, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि कितनी होगी, तो 2π का और गुणा कर दो, 2πr1 संबंधे 2πr2, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने से अनुपात फिर भी 7 और 9 का ही रहेगा, है ना। r1 r2 का जो अनुपात है वो देखो एक्चुअली क्या है, r1/r2 बराबर 7/9, तुम्हारा निकाला या नहीं, आप यहाँ से निकालो सीधे सीधे, देखो πr1² πr2² बराबर r1² ये 49/81 दिया, ठीक है ना। हमें ऐसे ही लिखना चाहिए था। तो ये r1/r2 कितना हो गया 7/9 हो गया, दोनों ओर का रूट लिया तो ये बनेगा, ठीक है ना। इसमें जो परिमाप होती है 2πr1 होगा, तो 2πr1 कर दो, नीचे भी 2πr1 कर दो, 2π से 2π कट गया, ये 7/9 जस का तस रह गया, ठीक है ना। तो इसलिए अनुपात हो गया r1/r2, पेरीमीटर का अनुपात कितना हो गया। अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में ये एक जनरल सवाल का हिस्सा है, देखो भाई, देखो ये वृत्त लो, वृत्त का एक सेंटर ले लो, मान लो एक साइड का ये ऐसा, और उसके सेंटर ओ को ए बी से मिला दो, मिला दिया,
ठीक है, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। मान लो ये एंगल थीटा 1 है, कितना है, थीटा 1 है, ठीक है। और बाकी ए और बी, ये एंगल है और ये एंगल है। देखो ये ट्रायंगल बना ना, कितना है, ट्रायंगल बना, और उस ट्रायंगल में ये थीटा 1, ट्रायंगल के कोण में तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस थीटा 1, ये कितना हो गया, 180 अंश होता है। ये जानते हो, इतना तो सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ठीक है भाई, ये एक बात होगी, ठीक है। जब इतना हो गई तो अब इसमें बी सी बना दो, यहाँ पर डी बना दो, फिर ये ए को जोड़ दो, तो और इनको हमने मिला दिया। तो देखो जितनी साइड रहेंगे ना, 4 साइड है तो 4 ट्रायंगल बन गए, है ना, 4 ट्रायंगल बन गए, ठीक है, 4 ट्रायंगल बना ना। और इसमें बस ये है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर जो जितना कोण बना है वो भी जुड़ गया है, और इनको पूरे को जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो एक पॉइंट के ऊपर कितने कोण बनते हैं, देखो सारे एक लाइन के ऊपर 180 अंश कोण बनता है, तो इधर भी 180 अंश बना, तो 2 गुणित 180 अंश, यानी एक पॉइंट के ऊपर देखो सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ पॉइंट, ये कितना हो गया, 2 गुणित 180 डिग्री, मैं 360 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो जितना देखो 4 साइड है ये चतुर्भुज की, तो वो पूरा एंगल कितना होगा चतुर्भुज के सभी कोणों को जोड़कर, ये हो गया 4 गुणित n, 4 हो गया, 4 गुणित 180 माइनस 2 गुणित 180, ये घट गया, तो 4 माइनस 2 गुणित 180, है ना, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 गुणित 180, ये हो गया 360 डिग्री, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़, चाहे कैसे भी चतुर्भुज हो, किसी भी तरह का बनाओ, है ना, चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ओके। अब वृत्त नहीं बने तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो एक चतुर्भुज ले लो ऐसे, ठीक है ना, एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को हमने जोड़ दिया, चलो वृत्त को छोड़ दो, वृत्त को क्या करना, कर लो। इस पॉइंट पर बना हुआ सभी कोण कितना है, 360 डिग्री, और ये कितने ट्रायंगल बने 4, है ना, तो देखो 4 गुणित, त्रिभुज के सभी कोणों का 180 अंश होता है, ठीक है ना, 4 गुणित 180 माइनस 360 घटाओ, तो ये 2 गुणित 180 है, तो 4 माइनस 2 गुणित 180, कुल मिलकर 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। लेकिन ये चतुर्भुज की बात है, ये बहुभुज का कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसा मान लो n भुजाएं तो कितने ट्रायंगल बनेगी, n ट्रायंगल बना, ठीक है ना, सारे पॉइंट, और एक पॉइंट पर कितना बनेगा, 360 डिग्री ही है, तो सारे पॉइंट में n गुणित 180 माइनस 2 गुणित 180, ये घटा दो, तो ये हो गया n माइनस 2 गुणित 180 डिग्री, है ना। किसी भी पॉलीगन के सभी कोणों का जोड़ होता है, जनरल फार्मूला सिग्मा ए आई पॉलीगन का कितना होगा, n माइनस 2 गुणित 180 डिग्री, ठीक है ना, ये समझ में आई। तो अब इस फार्मूले का कहीं भी उपयोग कर लेना जब भी जरूरत पड़े तो।
अब ये पूछ रहा है कि चतुर्भुज है और उनके कोणों का अनुपात इतना है, तो लो हमारा चतुर्भुज ये हो गया। एक चतुर्भुज है 3x, जहाँ भी रेशियो है ना x मानना पड़ता है। 3x, ये 7x, ये 6x हो गया, ये कितना हो गया 2x हो गया। सारे कोणों का जोड़ कितना हो गया देखो, 3 7 3 10, 6 16, 2 18, 18x हो गया। 18x हुआ ना टोटल जोड़, ये बराबर कितना हो गया 360 होना चाहिए। x बराबर कितना हो गया 360 भागा 18, ये हो गया 20। ठीक, अब सबसे छोटा कोण कितना है 2x वाला है, तो 2x कितना हो गया 2x बराबर 2 गुणित 20, तो ये हो गया 40 डिग्री। 40 डिग्री कहीं है, ये हो गया। ठीक है ना, ये ज्योमेट्री है। अगला सवाल देखें, ये क्या पूछ रहे हैं। ये बनियागिरी का सवाल है। इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं कि इसमें जब भी किसी दुकान पर जाओगे तो उसमें दुकानदार जो होता है ना, पैकेट पर या जो सामान का पैकेट होगा उस पर कुछ लिख कर रखता है दाम। वो जो लिखा हुआ दाम रहता है ना उसको अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, जो उस पर लिखा रहता है ना। तो वो जो उस पर अंकित मूल्य पर वो विक्रेता जो होता है कहता है कि हम उस पर छूट देंगे, उसको कहते हैं डिस्काउंट। मान लो m पैसा, m रुपए उस पर अंकित कर रखा है और उसमें d% डिस्काउंट दिया। d% मैंने d/100 डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना हो गया बोलो, डिस्काउंट कितना हो जाता है m गुणित d/100, इतना छूट दे देगा, इतना रुपए। ठीक है ना, जैसे कहेगा कि हम 10% छूट दिया, कुछ दिया, इतना, ये डिस्काउंट परसेंट दिया। ठीक, अब डिस्काउंट किया तो उतना पैसा माइनस कर देगा, तो ये जो बचेगा सेल प्राइस हो गया। सेल प्राइस जितने में तुमको बेचेगा, तो m माइनस एम d/100। ठीक, ये हो गया, m कॉमन ले लो तो m1 माइनस d/100, ये होगा सेल प्राइस। सेल प्राइस और अंकित मूल्य का, मार्क प्राइस का जो रिलेशन होता है इस इक्वेशन से होता है। ठीक है ना, ये तुम्हारा काम की चीज़ है और याद करके रखना होगा। ठीक है, हानि लाभ, प्रॉफिट हानि लाभ के मामलों में हमेशा ये इक्वेशन काम आता है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि सोफ़ा है, 10% छूट दे रहा है ना। यदि सोफ़ा का विक्रय मूल्य 9,000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। अब बोलते हैं मार्क प्राइस बताओ कितना है, तो देखो सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस 9,000 रुपये है ना, अंकित मूल्य m है। ठीक, 10% छूट दे रहा है, 10/100 हो गया, d 10 है। ठीक है ना, अब उसमें रख दो, तो ये हो गया 1/10, तो 9/10, तो 9/10 m बराबर 9,000। ठीक है ना, तो m बराबर कितना हो गया 9,000, और इसको पक्षांतर कर दो 10/9, तो ये हो गया 1,000 गुणित 10, तो ये हो गया 10,000। तो अंकित मूल्य उस पर 10,000 था। ठीक, अगला सवाल लगाएं। अरे अब सवाल नहीं है। ठीक है ना, इस पेपर के जो सवाल थे गणित वाले अब वो ख़त्म हो गए। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म कर रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, है ना। ऐसे ही सवाल कुछ डेटा बदल करके इसी तरह के सवाल दूसरी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे, है ना। लेकिन गणित इतनी ही रहेगी, थोड़े बहुत और कुछ सवाल छूटे होंगे तो कुछ और सवाल दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।